So hello guys, welcome to Psychosphere. This is your friend Nitish Kumar. I hope you are doing well and happy. So guys, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड यूनिट ऑफ साइकोलॉजी इन बीएससी नर्सिंग, जो है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर एंड डायनामिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सेकेंड यूनिट है। इस एपिसोड में हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट और इस चैप्टर के ओवरव्यू यानी कि ऑल ओवर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आखिर बीएससी नर्सिंग में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों हो जाता है, इसके बारे में इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले, सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। ओके, सो आप इस एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा और आप एक नोटबुक अपने पास में रखिए और इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझिए। फिर इसके बाद अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इस चैप्टर को इन डिटेल, सो वहां पे आपको सारी चीजें कंसेप्ट एकदम हम क्लियर करते हुए चलेंगे। सो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर एंड डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर। चलिए गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। ओके, व्यवहार का जीव विज्ञान हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर इज अ की टॉपिक इन साइकोलॉजी एंड नर्सिंग that explore how biological system and processes influence human behavior। यानी कि हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेस कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को, इसके बायोलॉजिकल सिस्टम को हम लोग समझने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर के अंतर्गत कि हमारी कौन कौन सी ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या गाइस आ रहा है, बायोलॉजी एंड बिहेवियर। ओके, बायोलॉजिकल बिहेवियर, सो दो टर्म्स आ रहे हैं। नंबर फर्स्ट आ रहा है बायोलॉजी एंड सेकेंड आ रहा है बिहेवियर। सो हम लोग इस को ब्रेक करके थोड़ा समझते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है। सो व्हाट इज बायोलॉजी एंड व्हाट इज बिहेवियर। सो द बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू मेनी स्पेशलाइज्ड फील्ड दैट कवर their morphology, physiology, autonomy, behavior, origin, and distributions. Okay, so biology, the study of living and organism, यानी कि जो जीवित जीवों का अध्ययन ही क्या होता है, एक जीव विज्ञान होता है। ओके, बायोलॉजी होता है जो कोई बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट यानी कि फील्ड में, सब फील्ड में, स्पेशलाइज्ड फील्ड में डिवाइड कर दिया गया है, लाइक मोरोपोलॉजी, physiology and autonomy, behavior, or origin and distributions. Okay, and the next thing is behavior. So what is behavior? The behavior in which one acts or conduct oneself especially toward other। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो किस तरीके से अपने व्यक्ति यानी कि व्यवहार को, आचरण को किसी विशेष या किसी दूसरे के प्रति किस तरीके से एक्ट करता है, ठीक है, किस तरीके से खुद को कंडक्ट करता है, इस टोटल प्रोसेस को हम कह सकते हैं दैट्स अ ह्यूमन, दैट्स अ बिहेवियर। ओके, सो व्हाट इज बिहेवियर? द बिहेवियर, द वे इन विच वन एक्ट और कंडक्ट्स ऑन सेल्फ स्पेशली टुवर्ड अदर, यानी कि दूसरे के प्रति खुद को कैसे कंडक्ट कर रहा है या कैसे एक्ट कर रहा है। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे टू थिंग्स को डिस्कस कर लिया। नंबर फर्स्ट थिंग इज biology and number second is behavior. So biology, the study of living organism, and the behavior, the way in which one acts or conduct oneself especially toward other. Now अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं a biological system. What is the biological system? गाइस, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम की, तो हमारे पूरे बॉडी की फंक्शनिंग या पूरे बॉडी की बायोलॉजिकल सिस्टम एक तरीके से डिफरेंट है। और हमारी, चूंकि यहाँ पे हम साइकोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेन एटोनॉमी के बायोलॉजिकल सिस्टम को हम लोग समझेंगे। सो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सो अ बायोलॉजिकल सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, यानी कि जो हमारा ब्रेन का बायोलॉजिकल सिस्टम है इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, या भी कहें कि इट इज अ वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम। ओके, which conducts several biologically relevant entities. Okay, so biological organization span several scales and are determined based different structures depending on what the system is। यानी वो सिस्टम क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होंगे बायोलॉजिकल सिस्टम के, यानी कि हमारे ब्रेन के। ओके, सो हमारी जो क्या है, हाँ, हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है एक क्या, जटिल नेटवर्क, इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विच कंडक्ट्स, जो कई
जैविक रूप से प्रासंगिक संस्थाओं को जोड़ता है, बायोलॉजिकल रिलेवेंट एंटिटीज को कनेक्ट्स। ओके, so biological organization span several scales and are determined based different structures depending on what the system is। यानी कि जैविक संगठन कई पैमानों पर फैला हुआ होता है, सिस्टम किस तरह का है इस पर निर्भर करते हुए विभिन्न संरचनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। ब्रेन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंतर्गत वो होती है जैसे न्यूरो साइंस एंड बिहेवियर, यानी तंत्रिका विज्ञान और व्यवहार। किस तरीके से हम लोग जब इस चैप्टर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो सारे टॉपिक को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। ओके गाइस, तो न्यूरो साइंस एंड बिहेवियर, ओके, द ब्रेन एंड बिहेवियर्स, व्हाट द ब्रेन एंड बिहेवियर, हाउ द कनेक्ट्स द ब्रेन एंड बिहेवियर, हाउ इट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। सो यह सारी चीजें जो होती हैं हम लोग इसके अंतर्गत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड बिहेवियर्स, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से करेंगे। जेनेटिक एंड बिहेवियर, व्हाट्स द जेनेटिक्स एंड हाउ जेनेटिक्स और जेन इन्फ्लुएंस करेंट बिहेवियर, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं करने लगेंगे तब नर्सिंग के और भी टॉपिक्स को जो सेकंड यूनिट के, ठीक है। सो यह बेसिक कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत बायोलॉजिकल सिस्टम के अंतर्गत, ब्रेन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंतर्गत यह सारी चीजें अध्ययन की जाती हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको और भी एक्सप्लोर करते हैं, व्हाट इज न्यूरो साइंस एंड बिहेवियर एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ओके, सो न्यूरो साइंस बिहेवियर के अंतर्गत गाइस जो होता है न्यूरॉन्स जो होते हैं, सो न्यूरॉन्स एज वी नो न्यूरॉन्स आर अ बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम रिस्पांसिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स। लाइक जब हम किसी चीज को सीन करते हैं, साइट करते हैं या हियर करते हैं, ठीक है, तो हमारी सिग्नल्स को क्या करती हैं, रिसीव करती हैं, ठीक है। सो रिस्पांसिबल फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स, ठीक है। न्यूरॉन्स भेजने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होती हैं कौन, न्यूरॉन्स, क्या, सिग्नल्स, यानी कि संकेतों को भेजने के लिए रिस्पांसिबल होती हैं। नेक्स्ट है सिनेप्स and neurotransmitters. So what is neurotransmitters? Okay, and what's the role of neurotransmitters? So role of chemicals like dopamine, serotonin and um, acetylcholine and in transmitting signals between neurons. So neurons के बीच संकेतों को संचारित करने में डोपामाइन, सेरोटोनिन और एसिटाइल कोलाइन जैसे रसायनों की भी भूमिका होती है, जो कि हम लोग सिनेप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, सो व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज itself by forming new neural connections। तो नए तंत्रिका कनेक्शन बनाकर खुद को पुनर्संगठित करने की मस्तिष्क की एक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, द ब्रेन एबिलिटी होती है, जिसे हम प्लास्टिसिटी कह देते हैं। ओके, सो नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द ब्रेन एंड बिहेवियर्स। व्हाट्स द ब्रेन एंड बिहेवियर? सो ब्रेन एनाटॉमी, इसके अंतर्गत गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रेन की पूरी संरचना, यानी मस्तिष्क की टोटल फिजिकल एटनॉमी को हम लोग डिस्कस करते हैं, टोटल फिजिकल संरचना को डिस्कस करते हैं, like cerebral cortex and limbic system and brain stem and their functions in regulating behaviors। तो इसके अंतर्गत बेसिक जो मतलब होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर्स, इन सब सारी चीजों को डिस्कस किया जाता है ब्रेन एनाटॉमी के अंतर्गत उन सारे ऑर्गन्स को। सो इसके अंतर्गत की मतलब की रीजन्स जो होते हैं लाइक द cerebral cortex, limbic system and brain stems। okay, and next है hemispheric स्पेशलाइजेशन, यानी कि गोलार्ध विशेषज्ञता, जिसे हम कह देते हैं डिफरेंट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट हेमोस्फीयर्स एंड हाउ दे इफेक्ट बिहेवियर लाइक लैंग्वेज, लॉजिक एंड इमोशन प्रोसेसिंग। सो इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं हम लोग इस चैप्टर्स के अंतर्गत इन डिटेल, और इन के अंतर्गत थ्योरीज कौन कौन से आती हैं द ब्रेन एंड बिहेवियर्स के अंतर्गत। एंड हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम एंड बिहेवियर्स। तो इसके अंतर्गत हार्मोन्स आ जाते हैं गाइस कि हमारे
हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो द रोल ऑफ हार्मोन्स लाइक कार्टिसोल, एड्रेनलिन एंड टेस्टोस्टेरोन इन बिहेवियर रेगुलेशंस। ओके, सो इन सारी चीजों का क्या मतलब योगदान होता है, क्या रोल होता है, ठीक है, इन सारी चीजों का भी अध्ययन किया जाता है। एंड gland functions like the impact of glands like the pituitary glands and adrenal and the thyroid on emotion, stress and motivations। ओके, इन सारी चीजों का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है गाइस। एंड अब हम लोग डिस्कस करते हैं जेनेटिक एंड बिहेवियर। सो what's the genetic in genes and how it influence our behaviors and characters and motivations, all our ability to think, behave and act। ओके, सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो द रोल ऑफ जीन्स, यानी कि जीन की क्या भूमिका होती है, जीन्स या जेन। ओके, जीन, सो इसकी क्या भूमिका होती है हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने पे। तो हाउ जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड प्रीडिस्पोजिशंस टू सर्टेन बिहेवियर। इन सारी चीजों की हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ओके, यानी कि अनुवांशिक व्यक्तित्व और इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी, यानी कि कैसे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड प्रीडिस्पोजिशंस टू सर्टेन बिहेवियर्स, इन सारी चीजों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। सो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है जीन। व्हाट इज जीन? So unit of heredity, information that occupies fixed positions, locus on chromosomes chain। Okay, so हमारी जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे हेरिडिटिक इंफॉर्मेशन को एक तरीके से क्या करते हैं, ऑक्यूपाइज करते हैं, और फिक्स्ड पोजीशन यानी लोकस ऑन क्रोमोसोम्स, दैट इज जीन। सो नाउ द सेकेंड थिंग, नेचर वर्सेस नर्चर। व्हाट इज द नेचर इन नर्चर, यानी कि प्रकृति बनाम पोषण क्या होता है। इस चीज के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो द इंटरप्ले बिटवीन जेनेटिक मेकअप एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन शेपिंग बिहेवियर। ओके, सो हमारे यानी कि व्यवहार को आकार देने में आनुवांशिक मेकअप और पर्यावरण कारकों के बीच परस्पर क्रिया कैसे काम करती है, यानी कि हाउ इट वर्क एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस। ओके, इन सारी चीजों के बारे में इसके अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। ये रहा गाइस बेसिक, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। यहाँ पे टोटल ब्रेन के केमिकल फंक्शनिंग और मतलब कि हम कह सकते हैं या सारी चीजें जो होती हैं इसके स्ट्रक्चर से लेकर के इसके फंक्शनिंग तक की सारी प्रोसेस को हम लोग स्टडी करते हैं इस चैप्टर के पहले भाग में। नाउ द नेक्स्ट एंड डिफरेंट थिंग जो इसमें है वो है डायनामिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत क्या आ जाता है गाइस, सो इसके अंतर्गत जो जो थ्योरीज आई हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को बताती हैं, इन सारी चीजों का भी स्टडी किया जाता है इन डिटेल, ठीक है, जिसमें हम साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ बिहेवियर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट नहीं डिस्कस करना है, बाकी इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे इस चीज को भी। हम लोग चैप्टर का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ा क्या जाएगा और इसका क्या एप्लीकेशंस है। सो साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ बिहेवियर। सो नंबर फर्स्ट थ्योरी जो है कि बिहेवियर को बताती है साइको एनालिटिक थ्योरी, जो कि फ्रायड द्वारा दिया गया है, सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है बिहेवियरिज्म, यानी स्किनर और पावलो द्वारा जो दिया गया है व्यवहारवाद। इस चीज का भी इसके अंतर्गत जिक्र आता है कि बिहेवियर को कैसे मतलब कि आइडेंटिफाई और इसको मतलब किस तरीके से रेगुलेट होता है। एंड कॉग्निटिव थ्योरी, यानी कि पियाजेट और बंडूरा की जो मतलब की थ्योरी है, यह भी कॉग्निटिव थ्योरी है, इसका भी जिक्र इस चैप्टर के अंतर्गत है और इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड बिहेवियर, यानी कि मोटिवेशन एंड बिहेवियर, प्रेरणा और व्यवहार को भी इसके अंतर्गत डिस्कस किया गया है और इसमें भी जो बेसिक थ्योरी है उस चीज को भी डिस्कस किया गया है इन डिटेल, लाइक बेसिक नीड्स ऑफ मास्लो हायरार्की, यानी कि जो मास्लो थे उनकी बेसिक नीड्स थ्योरी क्या कहती है, इन सब सारी चीजों के बारे में भी डिस्कस किया गया है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड व्हाट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसको भी डिटेल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, इसके बारे में भी पूरा टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग यह सारी चीजें पढ़ेंगे।
ओके, नर्सिंग में और साइकोलॉजी के इस यूनिट नंबर सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट है इमोशंस एंड बिहेवियर, हाउ इमोशन इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लाइक थ्योरी ऑफ इमोशन, जो जो थ्योरी से थ्योरी ऑफ इमोशन आई है, जैसे लाइक जेम्स लैंग थ्योरी हो गई, स्केचर सिंगर थ्योरी हो गई, यह सारी चीजों के बारे में भी इसके अंतर्गत डिटेल में डिस्कस किया गया है। इम्पैक्ट ऑफ इमोशन, कि कैसे एक इम्पैक्ट मतलब कि इमोशन का इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डेली एक्टिविटी में, लाइक हैप्पीनेस, एंगर एंड फियर ऑफ इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग। यह सारी चीजें इसके अंतर्गत भी डिस्कस की जाती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, की सोशल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कैसे बिहेवियर को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, लाइक फैमिली कल्चर एंड सोशलाइजेशन एंड रोल ऑफ इन्वायरमेंट। इन सारी चीजों को इसके अंतर्गत डिस्कस किया गया है गाइस। सो इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। अब गाइस वो तो रहा मतलब बेसिक चीजें, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, डायनामिक ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें हम लोगों ने बेसिक मतलब कि ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करना है, और डायनामिक ऑफ बिहेवियर में बिहेवियरल थ्योरी जितनी भी आई हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द एप्लीकेशन इन नर्सिंग ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर का क्या एप्लीकेशन है नर्सिंग के फील्ड में, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली गाइस जब क्या होता है ना कि जब एक नर्स है, ओके, या एक डॉक्टर है, हम कह सकते हैं कि जब वो ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से मतलब समझ पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है, तो वो मतलब कि उसको केयर अच्छे से दे सकता है। सो पेशेंट बिहेवियर, सो अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर, यानी कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि अब चैप्टर जो होता है वो हेल्प करता है कि कैसे एक व्यक्ति के बिहेवियर को समझना है, कैसे पेशेंट के बिहेवियर को समझना है, और कैसे उसको इंटरवेंशंस देने हैं, यानी उसको कैसे प्रिवेंशंस देने हैं, जैसे यानी कि कैसे उसको केयर प्रोवाइड करना है। एंड मेंटल हेल्थ, उसके मेंटल हेल्थ को भी समझने में काफी हेल्पफुल साबित होता है, यानी कि it is very helpful to understand the mental health of individuals. Okay, and the next है behavioral interventions, यानी कि व्यवहारिक हस्तक्षेप, किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, इस चीज को समझने के लिए इस चैप्टर का भी काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सो गाइस आज की इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप साइनिंग गाइस।